नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल और आप सभी लोगों का स्वागत है चाय टॉक्स विद विक्रम जय पानिया के और एक एपिसोड में। आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, न जाने कितने स्टूडेंट्स का उदय इनके यहाँ से हुआ है उनके करियर का। सो प्लीज वेलकम करते हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट उदय टके जी। उदय जी नमस्कार एंड वेलकम टू चाय टॉक्स। थैंक यू सो मच। उदय जी, मैंने सुना है कि हमारे इंडस्ट्री में आने से पहले आप सेल्स ऑफिसर थे और आप फायर एक्सटिंग्विशर बेचा करते थे। यस सर। एक्चुअली मेरा ये फोकस नहीं था कि सैलून में लाइन में आने का, क्योंकि बचपन से देख रहा हूँ पिताजी का सैलून है, तो ठीक है सैलून बिजनेस अच्छा है, ये सब पता था, बट इस लाइन में आने का पक्का नहीं था। सो आफ्टर ग्रेजुएशन आई डिड सेल्स ऑफिसर का जॉब। एक्चुअली सेल्समैन था, एक कंपनी थी मार्केट्स इंडिया, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स थे, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर एक बड़ा प्रोडक्ट था। ओके। कैसे आग बुझाना है, कैसे क्या, तो मतलब आग लगाने का काम मैंने पहले से कभी किया नहीं है। सो आग बुझाने का काम और इंडस्ट्री का प्रोडक्ट था, तो इंडस्ट्री में जाके उसका इंपॉर्टेंस बताने का। उस दौरान मुझे पता चला कि सेल्समैन का जॉब कितना इम्पोर्टेंट है जी। ये इंडस्ट्री में अगर आपको बोलने को नहीं आता है वो फिनिश्ड है, क्योंकि लोग मैं देख रहा हूँ मट्टी बेच रहे हैं और जिनके पास सोना है वो सोना नहीं बेच रहे। बिल्कुल। सो सेल्समैन का जॉब करते समय, सेल्स ऑफिसर का जॉब करते समय मुझे ये पता चला कि इस इंडस्ट्री में बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसी कंडीशन आ गई कि पिताजी की तबीयत थोड़ी सी नाजुक हो गई थी, अभी अच्छा है 76 फैंटास्टिक टचवुड जी। उस दौरान पिताजी चल नहीं पा रहे थे। ओके। तो मुझे सैलून में इनडायरेक्टली एंटर होना पड़ा, और जब एंटर हो गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा सेल्समैनशिप का जो जितना तजुर्बा है, किसी से क्या बात करना, अरे वो झगड़ा करके घर पे आया, वो मुझ में भी रोब जमा रहा है वाइल सेलिंग प्रोडक्ट, लेकिन उसको मैंने कैसे हैंडल किया, ये सारा जो चीज़ें थी, सारी चीज़ें तो मैंने मेरे उस सैलून के बिजनेस पे इस्तेमाल करने चालू किया और उसका फ़ायदा मुझे हुआ। तो मैं सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिंदगी में 6 महीने से लेके 1 साल तक सेल्स के जॉब में रहो, यू विल अंडरस्टैंड द पीपल्स जिनके साथ में आपको रहना है। क्या बात है। यस। तो उदय जी आपका बचपन कैसा निकला? थोड़ा शरारती। अच्छा। मस्तीखोर। पढ़ाई पढ़ाई एवरेज। Okay. मतलब बहुत ज्यादा काम नहीं, लास्ट बेंचर। अच्छा। आगे कभी बैठने की हिम्मत नहीं हुई। आगे मार खाने के लिए आगे बैठने का ऐसा लगता था, तो पीछे भी मार ही खाते थे, ऐसा तो नहीं, क्योंकि मेरे पे रूल्स टूटे हैं। अच्छा। हाँ, रूल्स समझते हो, रूल्स भी टूटे हैं। और लेकिन वो टूटे इसके लिए आज यहाँ तक है। एक किस्सा आपको बताता हूँ कि अभी हमारे सर को 85 हो गए, 85 ईयर्स के, अभी वो ऑफ हो गए। तो उनका एक सेलिब्रेशन था तभी उनके स्कूल का, हमारे कुछ गए साल में, और 85 कंप्लीट हो गए इसके लिए। और हमारे जैसे कुछ बच्चों को बुलाया था जो उनके कारकिर्द में कुछ बड़े हो गए। अब बड़े हो गए का मतलब मैं मेरे फील्ड में बड़ा हो गया। राइट। कोई डॉक्टर्स थे, कोई इंजीनियर्स थे जी। और जब मेरी बारी आ गई भाषण करने की, तब मैंने बोला कि सर आज आपको हम लोगों ने प्रेजेंट वही रूल लाया है जिसने आपने मुझे बहुत मारा है जी। तो सारी खुशियाँ, सारे हंस रहे, सारी तालियां बजा रहे, बुधे तू सुधरा नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला कि यस, मैं सुधरा नहीं हूँ, मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप फिर से मुझे मारो और फिर से मुझे लाइन पे लेके आओ। क्या बात है। तब जो हंसी हो गई थी वो तुरंत एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए। सर ने भी मुझे उस तरह से देखा और मुझे अभिमान है कि सर जाते जाते इतना बोल के गए कि इस साल का झंडा वंदन आज उदय टके तेरे हाथ से होगा, क्योंकि डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो बहुत है इंडस्ट्री में, बस इस इंडस्ट्री में बड़ा आदमी हम लोगों ने देखा नहीं। ये मेरे लिए और मेरे कार्य के लिए, मेरे हमारे काम के प्रति बहुत बड़ी तोहफा थी, एक बहुत बड़ी सोच थी उनकी। जी सर। उदय जी, फिर आप सैलून इंडस्ट्री में कैसे आ गए? जैसे मैंने बताया था कि मैं सेल्स में था और पिताजी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी आई एम बिकॉज नाउ इज फैंटास्टिक। बट उस दौरान ऐसा था कि सैलून बिजनेस में जो कारीगर काम करते हैं उनका तरीका और बिजनेस में थोड़ा सा लॉस जाना, तो मैंने वो सही कदम चुना कि नहीं अभी मुझे बिजनेस संभालना पड़ेगा, क्योंकि मैं दुनियादारी कर रहा हूँ। नो डाउट आई एम डूइंग गुड जॉब दैट टाइम, जी आई वाज, बट किसी और के लिए। राइट। तो क्यों ना मेरे सैलून में काम करना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे सैलून में किस तरह जाना चाहिए था वो मुझे पहले सूझा नहीं। मैं जस्ट सेट बन के गया था। इस लाइक सेट, जैसे चाय वाला सेट, पान वाला सेट, वैसे सैलून वाला सेट। राइट। बैठने के बाद में पता चला कि चल उदय बाल काट। अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा इंसल्टिंग लगता था कि यार क्या है, कुछ इंसल्टिंग है, वैल्यू नहीं है कुछ।
तो मुझे ये पता चला कि खाली आप सुसंस्कृत मतलब आई मीन सुशिक्षित मतलब ग्रेजुएट होना ही तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जिस फील्ड में आप जा रहे हो वहां पर भी डिप्लोमा होना जरूरी है। बराबर। तो मैंने सबसे पहले डॉक्टर श्यामला देसाई से, ये डॉक्टर जो अभी नहीं है, उनसे मैंने डिप्लोमा कर लिया, ब्यूटी का डिप्लोमा कर लिया जी। फिर इस तरह से मैं आगे करते गया, हेयर में करते गया। बट वो टाइम पे मैं जब एंटर सैलून में किया और जैसे मैंने बताना चालू किया लोगों को कि बॉस आई एम डूइंग डिप्लोमा इन ब्यूटी, तो मुझे बोला कि डिप्लोमा करते इसमें क्या होता है, बाल काटना है, शेव बनाना है, ये तो उसमें क्या। बोलो नहीं सर, इसमें इंटरनेशनल डिप्लोमा भी होता है। तो मैंने अपने आप से अपने मुंह मियाँ मिठू जैसे बोला जाता है वैसे मैंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करते गया और लोगों को इंपॉर्टेंस बताया कि इस कला में क्या है। आपको कला की नजर से देखना चाहिए, ये नहीं कि आपकी गरज पूरी करने के लिए आप आते हो। तो इस तरह से सैलून बिजनेस इंप्रूव भी होते गया और मैं एक बार आ गया, फिर सोचा अभी इसी में अगर अच्छा करना है तो इसको सिर्फ जेंट्स तक लिमिट न करते हुए उसको आगे लेके जाओ। तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में तब की बात है या 5 से 10 लोग रहेंगे जिन्होंने इंडस्ट्री में सैलून को यूनिसेक्स बनाया था, उसमें मेरा नाम था। क्या बात है, क्या बात है। तो जब आपने ये प्रोसेस चालू किया, आपने अपने सैलून को यूनिसेक्स बनाया था और आप टॉप 5 मुंबई में थे जिन्होंने, उनमें से एक आप थे जिन्होंने इसको यूनिसेक्स सैलून में क्रिएट किया था। तो आपने उसके लिए कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, किसी के पास आप गए होंगे? यस, मैंने बताया कि डॉक्टर श्यामला देसाई जी थे, उनके पास मैं गया और ब्यूटी का सबसे, क्योंकि सैलून में तभी हेयर में इतना शौक नहीं था लोगों को, जो भी करते थे स्किन में करते थे। और स्किन में आज भी मैं देखता हूँ किसी भी तरह से मसाज किया जाता है, कुछ गए एकदम छोटे छोटे सैलून्स में, वही काम मैं करता था। मुझे पता नहीं था कि क्लींजिंग एग्जैक्टली किस तरह से करते, स्टेप्स वेप्स की जानकारी ही नहीं थी, क्यों करते हैं, स्किन को अपवर्ड करना है, डाउन करना है, कुछ भी चीजों का पता नहीं था। तब की बात है, 90s की पहले की बात है, 86, 85, 87 की बात मैं जो कर रहा हूँ अभी। तो मैंने पहले गुरु मेरे थे जो डॉक्टर श्यामला देसाई थे, उनके पास स्किन का डिप्लोमा हो गया। उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, हेयर में जैसे पिताजी से मैंने बाल काटना से सीख लिया था इन बिटवीन, क्योंकि कुछ काम नहीं था, क्या कर रहे सैलून में बैठ के, बेटा सीख ले, अच्छा होगा जिंदगी में, भले तो कुछ भी कर, ये मेरे पिताजी की सोच। तो मैंने वो सीखना चालू कर दिया था, बट प्रोफेशनल नहीं, ये कर रहे इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो डॉक्टर श्यामला देसाई होने के बाद में मैं रुक्मिणी होनावर जी के पास गया था और उनके पास से मैंने ब्यूटी हेयर का थोड़ा बेसिक किया। फिर बाद में पता चला कि अब मुझे वैल्यू मिल रही है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी, बात करने का तरीका सारा आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, मैं प्रोफेशनल बन रहा हूँ। लेकिन उसके लिए इंडियन तभी एक मेंटालिटी थी, किसके पास सीख रहा है, तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसे होता है, अच्छा इसके बाद सीखा क्या, ऐसे होने लगा था। तब मैंने वो कदम निकाला, बोला इंडिया में से थोड़ा कदम बाहर निकालना पड़ेगा। देन आई वेंट टू लंदन, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, बैंकॉक, न जाने कहाँ से सीख के यहाँ पर आ गया हूँ। आज की तारीख में मैं बोल सकता हूँ कि आई एम अ गुड हेयर ड्रेसर। नहीं, आप गुड नहीं, आप बहुत बेहतर और बेस्ट हेयर ड्रेसर हो आज की डेट में। तो ये कारवा जब आपका सीखने का था, तो ये सिखाने का कारवा कैसे शुरू कर दिया? सर वो क्या था ना, बचपन से कुछ थोड़ी सी ऐसे होते ना एक प्रकार की कि किसी को सिखाओ। अब होता क्या था, मेरे बताया था कि बचपन में मेरा ऐसे मस्ती वाला गया, लेकिन मेरे दोस्त जो थे मुझसे ज्यादा मस्ती वाले थे। और मस्ती ही नहीं तो समटाइम्स फालतूगिरी वाले भी थे। अच्छा, जैसे कि कम उम्र में सिगरेट पीना, कम उम्र में तंबाकू खाना या ऐसे गुटखा फुटका वो सब चीजें, तो मुझे उनसे थोड़ी सी नफरत होती थी कि नहीं। तो मैं उनको सिखाता था कि दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो वो समझते नहीं थे, बोलते मुझे आज भी मुझे बोलते तू दारू नहीं पीता है मतलब तू पागल है। ऐसे ठीक है, आई एम पागल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से क्या था कि उसको सिखाओ, फिर कोई अगर गलत बर्ताव करे तो मैं उसको सिखाता था कि दिस इज नॉट गुड, आपको इसकी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। वो सिखाना अंदर से आ गया तो वो ऑटोमेटिकली ना एजुकेशन में आ गया बाद में। जैसे कि काम करने के टाइम मुझे गलत लग रहा था कि दिस इज नॉट गुड, ये आदमी अभी कुछ खा के आया है एंड वही हाथों से वो काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं बेटा उसको ये करना नहीं है, आपको इस तरह से करना है। तो ये सिखाना ना इस तरह से आते गए। फिर मैं पहले तो मैंने बुक लेके सिखाया कि ये बुक है और ये मुझे सिखाना है। लेकिन सिखाने के टाइम पे मैं मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करते गया, जबकि मुझे 85-86 से मैं काम कर रहा हूँ नाउ टू 2020। तो जो एक्सपीरियंस है वो 96-97 में मैं डालते गया मेरे कि नहीं ये होना चाहिए वो, और पता नहीं लोगों को अच्छा लगने लगा, मेरे विचार अच्छे लगने लगे एंड देन ये कारवा शुरू हो गया। आज तक हजारों स्टूडेंट्स हमारे एकेडमी से सीखे हैं, दे आर वेल सेटल जी। कोई बड़े मैं किसी का नाम लेना जरूरी समझता नहीं, मगर आज के तारीख में इंडस्ट्री के मेन सैलून्स है, 5 स्टार होटल्स लो या बड़ी सैलून्स लो, वहाँ पर हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल आगे करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फॉरेन में भी है वो। इनफैक्ट मुझे भी याद है वाकया कि एक स्टूडेंट आते थे हमारे यहाँ पे, जब इंटरव्यू देने आते थे हम लोग पूछते कहाँ से होते, टके लंदन, तो कल से काम पे। थैंक यू सो मच। तो उदय जी, आपको आपका पहला स्टूडेंट याद है?
पहला स्टूडेंट एक्चुअली मेरे घर के जो बच्चे थे, जैसे मेरे मामा के बच्चे हैं, मासी के बच्चे, जो मेरे फैमिली के बच्चे थे, वो मेरे पास ज़्यादा आने लगे कि दादा सिखा रहे हैं। तो दादा इसके लिए सुनते थे, वो हेयर ड्रेसर के हिसाब से सुनते नहीं थे, दादा सिखा रहे हैं ना। पर वो सिखाते सिखाते मैं उनको डांटता गया, कभी कभी मैं फटके भी देने लगा, फोन से मारने लगा कि दिस इज नॉट गुड। तो मेरे डर की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से सीखने लगे, और सीखते सीखते मुझे पता चला कि यार मैं अच्छा सिखा रहा हूँ, और बच्चे भी मुझे रिस्पेक्ट करने लगे। तब रिस्पेक्ट ऐसा होता कि हेलो, फिर बाद में ऑटोमेटिकली मेरे पैर छूने लगे बच्चे। मतलब पैर छू रहे, मतलब इतना बड़ा तो मैं हूं नहीं, क्यों छू रहे, क्या है? अरे अगर ये मुझे पैर छू रहे तो मुझे उन्होंने सर बना दिया, दादा का मैं सर बन गया। जब दादा था तो ठीक था, लेकिन मुझे सर बना दिया उन्होंने, और सर बना दिया तो मेरे जो बाकी का जो अंदर की एक मस्ती थी, जो मैं बचपन से मस्ती वाला था, somewhat टपोरी यू कैन से, वो निकल गया आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी मैं अंदर से मस्ती खो रही हूँ, बट नहीं, एक सर की उपाधि जब लगती है तो यू आर कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। तो मैं बोला यार गलत हो रहा है कुछ, नहीं अभी ये मुझे मस्ती करके अच्छा नहीं लगेगा, वो मुझे कुछ अलग नजर से देख रहे हैं। तो ये करते 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 ऑटोमेटिकली ना एक अंदर से अच्छा इंसान निकलते गया, और आज तक मैं फक्र से कहूँगा कि मैंने उसको पकड़ के रखा है। क्या बात है। बिल्कुल। और क्योंकि टीचिंग इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत ख्याल रखना पड़ता है इन सारी चीज़ों का। लेकिन आपको याद है कि आपने पहली फीस कितनी ली थी कमर्शियली? या सर मैंने 6,000 रुपीज पहले लिया था। 6,000 रुपीज 97 के बाद। देखो सारे लोग हैं ना जो यहाँ पे सुन रहे हैं सोच रहे होंगे कि हम लोग ने उस टाइम पे आपके यहाँ से कोर्स क्यों नहीं कर लिया। और अभी कितनी फीस है आपकी? अभी हेयर ड्रेसिंग की 1.5 लाख रुपए, इंटरनेशनल कोर्स है तो फिर 2 लाख भी हम लोग लेते हैं। बट तभी 6,000 से जब चालू किया था सर, 6,000 से लेके जैसे जैसे मैं बढ़ते गया, लोग अपनी ज्वेलरी बेच के मेरे पास आने लगे। ओके। ऐसा नहीं कि किसके पास पैसा पड़ा था, ज्वेलरी लेके जब मेरे पास आते थे तो जिम्मेदारी बढ़ती थी। राइट। बाय हुक और बाय क्रूक उसको अपने पैरों पे कैसा खड़ा करना, उसके सैलून में जाके उसकी जगह चेक करना, उसका पॉजिटिव क्या है, उसमें नेगेटिव क्या है, उनको बैठ के उनसे बात करना, ये नेगेटिव पॉइंट्स तुम्हारे, इसके ऊपर ध्यान दो, ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, इसको नेग्लेक्ट करो। इस तरह से उनको ना सैलून से लेके पूरा पर्सनली उनको हम लोगों ने चेंज करने की कोशिश की। आज भी मुझे टीचर डे में कोई फोन नहीं आता है, जैसे टीचर्स डे में नो एक भी कॉल नहीं आता है, बट गुरु पूर्णिमा का दिन मुझे आज भी भगवान की दुआ से, मम्मी डैडी के आशीर्वाद से हॉल लेना पड़ता है। क्या और उसमें प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, और बच्चों को भी मैं उनमें उनको सम्मानित करता हूँ। ये हो रहा है ऐसे। ये तो बहुत अच्छा है। और हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज आपके इधर इकट्ठा होते हैं आपके पूर्णिमा के इवेंट के अंदर। तो उदय जी, आपने बोला कि आपको हॉल लेना पड़ता है, तो ये हॉल से एक वाकया याद आया कि अभी बीच में बहुत सारे जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने कहा था, जब हमको पूछते हैं कि आपको कौन सा आर्टिस्ट पसंद आता है या किसी का कौन सा स्टाइल पसंद आता है, तो लोगों को आपके स्टेज के ऊपर का जो परफॉर्मेंस होता है जब आप सिखा रहे होते हो सबको बहुत पसंद आता है। तो आपको आपका फर्स्ट स्टेज याद है कि आपको कब मिला था और कैसे मिला था? आई थिंक 2000 में ही मिला था मुझे पहला स्टेज, 2000 में मिला था। और वो भी मैं एक्चुअली सैलून एसोसिएशन के लिए काम करता था। आई वॉज लाइक ट्रेजरर था पहले, उसके बाद में मैं प्रेसिडेंट बन गया। ओके। प्रेसिडेंट के कार्यकिर्दी में मुझे कुछ ना कुछ नया करना था, और हमारे एसोसिएशन में एक ही चलता था, सैलून बंद रखो, भाववाड़ करो, मतलब दर जो रेट्स है उसके ऊपर काम करो। तो मैं उसके अगेंस्ट था, वो करो रेट्स क्या नहीं मिलता है, रेट्स मिलता है, ये मेरा मानना था। बंद रखना है नहीं बंद रखना है, बिकॉज मैं फॉरेन से आता था तो मुझे पता कि 24/7 चलने वाले इंडिया में नहीं चल रहे हैं, मुझे पता था, आज हो रहा है वो भी। बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ चेंजेस थे। चेंजेस क्या कि हमारे लोगों को अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी था, तो उनको सिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़े से लेक्चर्स देना चालू कर दिया, सिखाना चालू कर दिया। अब ये लोग क्या थे कि किसका सुनते हैं, जो बड़ा है उसका ही सुनते हैं, बराबर, किसी को ऐसे हायर करके सुनते नहीं है। बिल्कुल। बस प्रेसिडेंट है, इसके लिए मेरा रिस्पेक्ट उधर था, एक पोस्ट होती है, वैल्यू होती है जी। तो मैंने सोचा कि एक सेमिनार देना चाहिए, तो सेमिनार ले लिया। उस सेमिनार में मैंने काफी सारे लोगों को यहाँ पर किया, और मैं होस्ट था उस सेमिनार में। तो मुझे 1-2 सेमिनार में ऐसे अवार्ड्स मिले कि आई एम अ गुड ऑर्गेनाइजर। मतलब मेरी कला का मान नहीं रखा। अच्छा। खाली कि आई एम अ गुड होस्ट, क्योंकि मैंने गोदरेज से पैसा लाके दिया। अच्छा। मैंने इधर से पैसा लाके दिया, तो इसकी वजह से मेरा नाम होता है क्या? नहीं, मतलब आई एम स्टिल हेयर ड्रेसर, और तभी भी मैं हेयर ड्रेसर था जी। तो मुझे कहने को फक्र लगा कि प्रतिज्ञा वेदांत जी जो है उन्होंने कुछ 2000 के आसपास मुझे पूछा कि सर आप हमारे लिए शो करोगे क्या? वो मेरा पहला शो था बदलापुर में, और काफी अच्छा शो हो गया था। तब मैं सिखाता ही था, तो मेरे सारा गणित, मेरा सारा ज्योमेट्री जो है, साइंस है, पूरा बाहर था। तो उधर जाके मैंने शो नहीं किया, आई एम जस्ट टीचिंग। तो वो कलाकार होते हैं अलग, और एक टीचर अलग होता है। तो बिल्कुल टीचर था, आई वॉज नॉट कलाकार। हाँ, बस सीजर्स मेरी कलाकार जैसे चलती थी। अच्छा। तो यू कैन से आहिस्ता आहिस्ता उस शो के
के बाद में मेरे अंदर टीचर भी आ गया और कलाकार भी आ गया। ऐसे इंडस्ट्री में बहुत कम है, मैं फक्र से कहूँगा कि ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जो टीचर भी है और आर्टिस्ट भी है, तो उसमें मेरा नाम की गिनती आ गई। तो बर्डन कभी नहीं मैंने लिया नहीं कि मैं स्टेज पे जाऊँगा तो मुझे कितने लोग देखेंगे, क्योंकि मुझे सिखाने की आदत से हो गई थी। और भीड़ भाड़ या लोगों से मैं कभी डरा नहीं, ना ही कभी डरता हूँ। आज जो कि कोरोना है फिर भी मैं डरता हूँ नहीं, क्योंकि लोगों को डराया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने स्टेज से, सेमिनार से, वर्कशॉप से और आपके कोर्सेज से हजारों स्टूडेंट्स को आपने सिखाया है। कुछ ऐसा वाक्य है जो स्टूडेंट आपको कुछ सिखा गया हो? हाँ, एक वाक्य ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे ना, वो ऐसे आते थे कि लाइक कौन है उदय सर, नाम तो सुना है। तो मुझे देखने का नजरिया उनका ऐसा था कि वो जूतों से लेके ऊपर तक देखते थे। ओके। तो पहले उनकी नजर मुझे समझती नहीं थी कि ये क्या देख रहे हैं। तो कोई मेरे क्लास के बुक्स खोल के देख रहा है तो मैं इग्नोर करता था। बाद में मुझे पता चला जब उनसे मुझे दोस्ती हो गई कि वो देखते थे कि तूने जूते कौन से पहने हैं। अच्छा। जूते का क्या संबंध था वो मुझे समझा बाद में, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि जूते जिसके अच्छे होते हैं वो बहुत अच्छा आदमी होता है। उसके पता नहीं जूतों का क्या संबंध है, बट ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे कुछ कुछ सिखाया कि तब से मेरा रहन सहन भी मैंने अपने आप से ठीक ठाक कर लिया। और दूसरी बात, जब मैं एक विक्रम पानिया नाम का एक इंसान उनके पास गया था कुछ मार्केटिंग टेक्निक सीखने लिए, तब उनके पास से मैंने काफ़ी सारे सीखी। और मैं कुछ बताना चाहता था उनको कि भाई ये है। तो हम दोनों का कैसा कि मैं सीखने तो गया था और थोड़ा सा सीख भी दे दिया और बहुत कुछ सीख के आया। तो ऐसे बात काफी किस्से हैं मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी वो अभी भी याद है। वो हमारा जो क्लास हुआ करता था बहुत अमेजिंग था, काफी इंटरेक्टिव हो गया था ये और बहुत कुछ मुझे भी आपसे सीखने मिला था उस समय। थैंक यू। उदय जी, कोई ऐसा वाक्य जो क्लाइंट कुछ सिखा गया हो? यस, नाइस क्वेश्चन। क्लाइंट हमको हर दिन सिखाते हैं सर, हर दिन सिखाते। आप किधर गलत हो, आप किधर अच्छे हो। आप अच्छे करने के बाद में भी कभी कभी कोई क्लाइंट्स टोकते भी है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स को हम अगर पॉजिटिव रखते हैं, जैसे सिर्फ 2 प्रकार के क्लाइंट है। जिस दिन मैंने एक लैब कोट पहना सिंपल सा गणित फेशियल के लिए, तो किसी ने मेरी मजाक उड़ाई, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डॉक्टर। तो किसी ने बोला दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, यू आर वेयरिंग हैंड ग्लोव्स, आपने अच्छे से मास्क लगाया, दिस इज वेरी गुड फॉर योर इंडस्ट्री, आप अच्छा कर रहे हो काम, आप तौलिया भी अच्छा रखो आप। तो किसी ने हमको ये सीख दी। किसी ने बोला कि यार आपके काउंटर्स क्लीन होने चाहिए, आपका मिरर क्लीन होना चाहिए। मतलब हर एक चीज़ में से हमारे क्लाइंट हमें सिखाते गए और हम क्लाइंट से पॉजिटिव चीज़ें लेते गए। ऐसे भी क्लाइंट्स मिले कि जब मैंने होस्टर पहना तो क्या टिकट निकालता है क्या तू, ऐसे भी हो गया। तो हम लोगों ने उनको इग्नोर कर लिया, क्योंकि वो क्लाइंट जो हमारे खींचते थे आज हमके पूछते कितना पैसा लेते हो, 2000। अरे बाप रे, आप तो कहाँ से कहाँ निकल गए। जब हम गाड़ी से उतर के जब सैलून में जाते तो हम लोग वो देखते लोग, अरे यार कल तक तो ऐसा था। क्योंकि आज वो लोग जो हमें चिढ़ाते थे या कम नज़र से देखते थे, आज वो वही के वही है। और हम लोगों ने एजुकेशन को जोर दिया, अच्छी संगत रखी, अच्छे विचार रखे। इसके लिए भगवान की दुआ से और मम्मी डैडी की दुआ से आज यहाँ तक पहुंचे। क्या बात है। आपको ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स का अभी एक्सपीरियंस हो चुका है सैलून इंडस्ट्री में। तो उस जमाने के जो हमारे जनरेशन थी और आज की जो जनरेशन है उसमें क्या अंतर देखते हो? जनरेशन के बारे में थोड़ी मेरी सोच अलग है, क्योंकि अगर हम दादा की उम्र में जाते हैं, लाइक 100 ईयर्स अगर जाते, तो उनके ज़माने में भी थोड़ा सा मस्ती तो चलता ही था। बिल्कुल। क्योंकि जब मैं मम्मी से बात करता हूँ, डैडी से, तो उन्होंने भी मस्ती की है, पर उनकी मस्ती के रंग अलग थे, हमारी मस्ती के रंग अलग है। जैसे जैसे उनके पापा के प्रति वो थोड़े से अलग विचार रखते थे, वैसे हम हमारे मम्मी के प्रति अलग विचार रखने लगे। हमारा बच्चे भी हमारे, तो सर ये चल ही रहा है। उसमें जितने हम बोलते हैं कि आज के बच्चे बहुत शरारती है, आज के बच्चे ये करते हैं, सर उनके ज़माने में भी हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत वो मस्ती किया है और हमारे डैडी मम्मी ने भी मस्ती किया ही किया है। तो ज़माना चल ही रहा है, वो फ्लो ही है। राइट। बस एक है कि अगर मैं उस नज़र से देखूं बच्चों को तो मुझे सब गलत लगेगा। अगर मैं आज बच्चों के फ्लो में हूँ, क्योंकि मेरे पास सर 14-15 साल का बच्चा भी आ रहा है आज, उनके साथ में मुझे दोस्त बनना पड़ रहा है। और 55-60 साल की लेडी भी क्लास में आ रही है, तो उनको मेरी मम्मी की उम्र के बच्चे मेरे पास सीखने आते हैं, तो लेडी सॉरी, तो उनको भी मैं दोस्त के हिसाब से देखता हूँ जी। तो अगर देखने जाएगा तो ये भी गलत नहीं लग रहे मुझे, और ना ही वो गलत थे। बस आपको रुकना कहाँ पर है। राइट। अगर रुकना कहाँ पर ये समझ में आया तो गलत कुछ भी नहीं है। क्या बात। आज जितनी मस्ती बच्चे कर रहे हैं सर, हमारे ज़माने में भी हम लोगों ने भी उतनी की है।
और उन जमाने में उन्होंने भी उतनी ही की है। भगवान की बात छोड़ो तो भगवान ने भी तो कितनी कितनी मस्ती की है। उनकी भी बहुत सारी लीलाएं थी। हाँ, वो लीलाएं थी। हम मस्ती बोलते हैं, उनकी लीला है एक्चुअली। उदय जी, हर्षराज जी ने भी आपको ज्वाइन किया और आपके जो सन है अथर्व, वो भी बहुत बड़े ट्रेनर हैं आज, तो उन्होंने भी आपको ज्वाइन किया है। तो कभी ऐसा कोई होता है किस्सा कि भाई तीनों जन बैठे हैं लेकिन तीनों की सोच अलग बन रही है कोई चीज पे लेके? जितने घर पे बर्तन होते हैं ना उतने ज्यादा बचते हैं। बराबर। और ये होता है कि हमारी सोच एक है, ओके, बस उस सोच को पहुंचने का तरीका अलग अलग है जी। अथर्व का तरीका क्वाइट डिफरेंट होता है। 100% उसको भी उधर ही जाना है, टॉप पे जाना है, बट उसका डिफरेंट तरीका है। मेरा थोड़ा फास्ट है। हर्षदा मैडम का सोच समझ के आ जाता है। मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, वो सोच समझ के चलती है। इसका डिफरेंट ही होता है। जाना तो उधर ही सबको, तो थोड़े से क्लैशेस तो होते रहते हैं। क्लैशेस घर पे अच्छे लगते हैं। जब हम लोग सैलून में जाते हैं, कभी मीटिंग्स होती है और मीटिंग में कभी अगर एक दूसरे की बात हो गई तो हमको तुरंत कंट्रोल भी लाना पड़ता है। हम लोग बाजू बाजू में बैठते हैं, कभी पैर से दबाते हैं उसको, कभी हाथ से ऐसा, या तो वो मुझे बस करो अभी, ये हमारा चलते रहता है। और फिर समझते कि नहीं, ऑफिस इज ऑफिस, ऑफिस में यू आर नॉट माई वाइफ, यू आर नॉट माई सन, तो उसको हम लोग हिसाब करते हैं। घर पे आके थोड़ा झगड़ा करते हैं कि दिस इज नॉट गुड, या तो गाड़ी में हमारा सेटल हो जाता है, घर तक लेके नहीं जाते हम लोग। बट एक है कि विचार अच्छे है, सिर्फ हमेशा ऐसा होता है ना हर एक का, नहीं ये इस तरह से होना चाहिए, आप क्यों इतना हाई कर रहे हो। कोई बोलते कि नहीं यू आर गोइंग परफेक्टली। तो हर्षदा इस बीच वाला दुआ। ओके, हाँ, ये है। तो हर्षदा जी और अथर्व, इनका सबसे ज्यादा क्रिटिक्स क्या होता है आपके लिए? क्रिटिक्स ऐसे नहीं होता है एक्चुअली, बट ऐसा ही उनका है कि बाबा थोड़ा जरा नीट शांत जरा, ऐसा बोलो बेटा शांत शांत रह के दुनिया आगे जाएगी। तो शांति मुझे पसंद नहीं है, मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा क्लैशेस होता है, बस ऐसा है। मेरा ऐसा कहना है कि आप 5 जगह कूद ही मारो, गिर गए तो गिर गए, उठो और जाओ, लेकिन 5 साल चुप मत बैठो, ये मेरा कहना है। और वो उनको भी समझता है, लेकिन बाबा थोड़ा हाँ ठीक है ऐसा, फिर वो अपने आप चाबी लगती है, बस इतना ही। बाकी ना वो स्लो है ना मैं स्लो हूँ, लेकिन मुझे स्लो जाना पसंद नहीं है। मुझे सोया हुआ उसको मैं उठा सकता हूँ, लेकिन कोई सोने का ऐसा जो नाटक करता है उसको उठाने का तकलीफ होता है, वैसा थोड़ा सा मेरा होता है। तो उनको मेरी सोच पता है, तो अभी इतना प्रॉब्लम है नहीं, कुछ टचवुड अच्छा है मतलब ऐसे। तो उदय टक्के एज अ सेल्समैन और उदय टक्के एज अ टीचर, इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन है? टीचर। मेरा तो ड्रीम ही है कि मैं लाइफ में द बेस्ट टीचर। एक्चुअली मुझे अवार्ड दिया गया है, अच्छा हो गया, मुझे ब्यूटी विजार्ड में 2007 में ही अवार्ड मिला है, बेस्ट टीचर जी। गुरुवर्य अवार्ड मिला है, डॉक्टरेट मिली है, कलाश्री अवार्ड मिला है, मातृभूमि अवार्ड मिला है, सिक्कों से तोला गया है। आई एम द फर्स्ट नहीं सेकंड पर्सन, बिकॉज हरीश भाटिया जी को भी जोधपुर में सिक्कों से तोला गया है, मुझे भी तोला गया है। तो ऐसे हम 2 इंसान हैं। ये मुझे नहीं बोल सकता हूँ मैं, दिस इज वेरी रॉन्ग सेंटेंस, ये मेरी कला को नवाजा गया है। बहुत सारे अवार्ड, समाज रत्न, समाज भूषण, जितने सारे अवार्ड्स मिले, तो वो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे बेस्ट टीचर बन के ही हेयर ड्रेसर हो, बेस्ट टीचर हो, इतना नवाजे बस हो गया। क्या बात है। तो उदय जी, अब आपने जैसे अपनी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि बचपन में तो आप बहुत शरारत रहते थे और अब इतना सम्मानित आप हो चुके हो, तो ऐसा कोई वाक्य इसमें बीच का है कि भाई उस जमाने में आपने कभी सोचा होगा कि भाई, या आपके फैमिली ने सोचा होगा कि आप यहाँ तक पहुंचोगे? एक वाक्य मुझे अभी याद आया कि बचपन में हम खेल रहे थे गांव में, और खेलते खेलते मेरी लात एक बच्चों को लग गई, लत्था प्रहार जैसे हो गया, बट खेलते खेलते लग गया था, और उसके बॉडी में से खून आने लगा। जैसे खून आने लगा, गांव वालों ने मेरे पे ऐसा किया कि ये मुंबई का टपोरी है, मुंबई का गुंडा है, और मेरी माँ को बहुत बदनाम किया कि तूने कैसे बच्चे को पैदा किया है। और मेरी माँ सबके सामने मुझे उठा के वेल में डालने गई। जो वेल होता है, यस, बाव, या यू कैन से वेल। और बाकी लोगों ने तुरंत बचाया, कह रहे इसको डाल मत। तो नहीं, मैं ऐसा बच्चा ही मुझे नहीं चाहिए ऐसा कि जो शरारती हो, गुंडा हो। मम्मी बहुत परेशान हो गई। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि यार दिस इज नॉट गुड, कि मैं मेरी मम्मी को शर्मिंदा कर दिया। और एक कसम होती है ना अंदर से कि नहीं, आज के बाद मैं ऐसा कुछ काम करूंगा कि जिससे मेरी माँ को फक्र हो मेरे पे। तभी कुछ इतना हुआ नहीं चेंजेस, बट आज की तारीख में मैं ये बोल सकता हूँ कुछ साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले से, कि जब मेरे शोज होते हैं, जब मुझे ये सब अवार्ड्स मिलते हैं, तो मेरी मम्मी डैडी को बुलाया जाता है। जब समाज भूषण मिला, डॉक्टरेट मिला, या जब सिक्कों से तोला गया, जो मम्मी डैडी मेरे लिए परेशान थे वो अपने चश्मे से आंसू पोंछते हैं। सर वो देख के मुझे लगा कि मैंने जी के कुछ फ़ायदा किया और मैंने मम्मी डैडी का सपना मेरा पूरा कर दिया। ये एक मुझे सम्मान मिला। और एक सम्मान मुझे मिला जब मैं पेरिस में गया था एज अ जूरर।
मैं इंटरनेशनल जूरर हूँ, तो आइबा की तरफ से जो संस्था है हमारी आइबा एसोसिएशन है इंडिया की, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हम बहुत सारा काम उसमें भी करते हैं। मैं आपको बाद में बताता हूँ उसमें क्या हम काम करते हैं। जब मैं पेरिस गया था तो इंडिया की तरफ से हम लोगों को एक रूम में बिठाया गया लाइक अ ब्लाइंड जूरर, और जब हमको बाहर बुलाया गया कंपटीशन खत्म होने के बाद में, तब पेरिस की भूमि पर जब ये नाम सुना, द नाउ इंटरनेशनल जूरर मिस्टर उदय टक्के फ्रॉम इंडिया, ये सुनने के बाद मेरे पूरे शरीर ऐसे हिल रहा था, हम सोते वैसा हो गया था कि यार एक इंडिया का इंसान आज पेरिस में जाकर इन गोरों को चेक कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो ये सब कला का सम्मान, बिल्कुल ये सम्मान कला का भी है, और डेफिनेटली आपने भी देश का नाम बहुत रोशन किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा पूरी इंडस्ट्री की तरफ से कि थैंक यू सो मच, आपने वर्ल्ड लेवल पे जाके देश का नाम रोशन किया है एक्चुअली। उदय जी, तो आप जब ट्रेनिंग देते हो तो किस चीज का आप ज्यादा ख्याल रखते हो? सर ट्रेनिंग में एक तो जिसके लिए सपोज ब्यूटी के लिए आया या हेयर के लिए, अभी ज़्यादा करके मेरा नाम हेयर में, लेकिन हमारे क्लासेस में हेयर, ब्यूटी, मेकअप सारे क्लासेस चलते हैं, हेयर स्टाइलिंग पे भी चलता है जी। अगर हेयर की बात करें तो सबसे पहले मैं उनको सीजर हाथ में देने के पहले 3 दिन व्हाट इज हेयर ड्रेसर ने किस तरह से क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सारी चीज़ें खुल के बताता हूँ। हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, इवन राइट बाल क्या चीज़ है, बाल कैसे बनते हैं, बाल कैसे बढ़ते हैं, बाल कैसे टूटते हैं, क्योंकि बच्चे बाल तो अच्छा काटते बट दे डोंट नो द साइंस ऑफ हेयर्स, या दे डोंट नो व्हाट इज हेयर लाइफ। उनको लगता है ग्लैमरस है, मस्त है, मजा है। 100% ग्लैमरस है, बट ग्लैमरस के साथ में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ों को उनको मैं 3 दिन सिर्फ सिखाता हूँ कि आपको इस इंडस्ट्री में कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। कसम लेनी पड़ती है कि एज ए हेयर ड्रेसर में ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, जो कि बाकी फील्ड में नहीं है। इतना सिस्टमेटिकली उनको हम लोग लेके जाते हैं। और फिर जिस इंडस्ट्री में हो, सपोज अभी मैं ऐसे बोलता हूँ लोगों की कि आप कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, वहां पर जाके छोटा काम करोगे तो फिर हमारी इंडस्ट्री में बड़ा काम क्यों नहीं करते हो, राइट। इस तरह से उनको पूरा मोटिवेट किया जाता है। एंड देन हाथ में सीजर, उसके बाद में फिर बेसिक हेयर कट्स, क्लासिक हेयर कट्स, हाइजीन पे कितना जोर देना है, पोस्चर कैसा होना चाहिए, तुम्हारा पंक्चुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट को भगवान समझना चाहिए, ऐसी सारी बातों से हम लोगों को कटिंग पे लेके जाते हैं। फिर कट्स, कलर, कलर एनहांस योर लुक्स, इस तरह से पूरे सब्जेक्ट में उनको चैंप बनाने के बाद में वो हमारा बच्चा, हमारे क्लास का बच्चा आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 4 मंथ ये नहीं बोलेगा कि मैं अब क्या करूं, ये नौबत नहीं आती है। दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ माई एकेडमी। और टचवुड, लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उदय टक्के की एकेडमी इज लाइक अ फैक्ट्री, राइट। ऐसे बच्चे निकलते हैं और हमारे पास आते हैं, तो ये हम सिखाते बच्चों को ऐसे। तो ये आपने कटिंग की, आपने सैलून में काम किया, उसके बाद आपने इतनी सारी ट्रेनिंग्स दी, आपने वर्कशॉप किए, सेमिनार किए, ये प्रोडक्ट कहाँ से आया आपके दिमाग में कि ये प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करना, और क्यों लॉन्च किया? एक्चुअली क्या हो गया, प्रोडक्ट के पहले मैं आपको एक थोड़ा स्टोरी बनाता हूँ कि सैलून में काम करने के समय मेरा एक्सपीरियंस था कि सर एक लोगों की टेंडेंसी ऐसी हो गई है कि LIC निकालने के समय वो सोचते कि LIC वाला कितना कमाएगा, राइट। अरे बॉस, अगर तुमको कुछ हो गया खुदा ना खास्ता तो LIC वाले को मिलेगा कि तुमको मिलेगा? तो जो सोच थी लोगों की हमारे पास आने के बाद में कि कलर करे मैम, या सर आपको फेशियल करे, तो हमेशा उनकी सोच ये थी कि इसको कितना मिल रहा है। तो मैंने उनको ये बताना जरूरी समझा कि अगर आपको मैंने कलर किया तो आज के फंक्शन में यू आर लुक लाइक अ क्वीन, राइट। उनको मैंने ये बताया कि आपका पैसा मेरे पास आ रहा है बट आपको हम क्या दे रहे हैं। इस तरह से मैंने बिजनेस सर अच्छा किया, लोगों की सोच बदली, देखने का नजरिया बदली दिया। सेम इन द माई एकेडमी ऑल्सो। ये करते करते बहुत साल के अब क्या हो गया कि 50th जब मेरी हाफ सेंचुरी हो गई, अब मुझे ना क्लाइंट को जाके समझाओ, क्लाइंट को, तो वो थोड़ा सा मुझे हल्का हल्का ऐसा लगता कि नहीं, अदरवाइज कैपेबल, तो ही इज लुकिंग आफ्टर दैट, मतलब मुझे टेंशन नहीं है, तो क्या करें। एक मेरा जूना बिजनेस था, जूना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 94 में हम लोगों ने ऐसे होता है ना, गणपति के टाइम पे ग्राहक पेट होती है, जैसे कंज्यूमर्स आते हैं और एक खरीदी करके निकल जाते हैं, दिवाली है, ये है, वो है। ऐसे टाइम पे हमें एक नोटिस नहीं आया, जैसे एक निविदा भरने को बोले कि आपको यहाँ पर स्टॉल चाहिए, तो आप कुछ प्रोडक्ट निकाल दो। तो हर्षदा मैडम का जो हमारा कोर्स हो गया था कॉस्मेटोलॉजी डिप्लोमा, हर्षदा मैडम डिप्लोमा वाली होल्डर एंड आई एम अ सेल्स पर्सन, तो मैंने उनको तू बना के दे, बेचने का काम मेरा। और हम लोग गणपति के पहले 8-8 दिन स्टॉल देने लगे, और अच्छा खासा प्रोडक्ट में सर शैम्पू, क्लिनजिंग मिल्क, कंडीशनर्स एंड ऐसे मैंने 10 प्रोडक्ट निकाले। नाम का पता नहीं था, नाम क्या रखने का,
तो नामसंस हर्बल केयर करके नाम रखा, जबकि नामसंस का मतलब नामदेव इज माय फादर्स नेम, नामदेव का सन, इसके लिए नामसंस। इस तरह से हमारी कंपनी स्थापन हो गई 94 से 97 तक हम लोगों ने वो प्रोडक्ट किए और ग्राहक पेट करते रहे, महाराष्ट्र व्यापार पेट। अब क्या हो गया, एक्सपीरियंस था बट अथर्व बड़ा होते गया और हर्षिता थोड़ी सी पैक होते गई उसके, और उसी दौरान मैंने क्लासेस खोली। तो क्लासेस में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। 3 बैच में चला था, तभी क्लासेस बहुत कम थे इंडस्ट्री में, और मेरी सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक 3 बैच होती थी। अच्छा। तो मेरा थोड़ा सा ध्यान वहाँ से हट गया और मैन्युफैक्चरिंग में जो मैं उत्तल बनाता था ये सारा वैसे ही रख दिया और हम लोगों ने शट डाउन किया, क्योंकि मुझे नोटिस भी आई कि आपको कंपनी बाहर लेके जानी पड़ेगी, मुंबई के बाहर। ये सारा खेल खेलते फिर मैं नामसंस हर्बल को थोड़ा सा बाजू में कर दिया। मेरे सैलून भला, मेरे एकेडमीज भली, मेरे सेमिनार्स, वर्कशॉप एंड एवरीथिंग। 3 साल पहले, जबकि हम लोगों ने ना 2005 से सीरम टॉनिक ऑयल तो कंटिन्यू किया था, राइट, और लोगों को पता था कि उदय सर का प्रोडक्ट अच्छा है। फिर मैं गोदरेज के साथ में काम किया, एज एम्बेसडर, स्टिक्स के साथ में काम किया, फिर मैंने आइकॉनिक, ऐसे बहुत सारी कंपनियों के साथ में काम किया, उनके प्रोडक्ट सेल किए, उनके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोला। एक दिन ऐसा आया कि क्यों ना हमारे प्रोडक्ट, और मुझे मेरे भाई ने भी सपोर्ट किया कि सेल्स का तुम मुझ पे छोड़ दे, मैं हूँ। और हर्षिता मैडम तो हमारी शी इज द बिंदास, और उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रोडक्ट में बिल्कुल भी कसम ली थी कि अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो दुनिया को आग लगे, चीटिंग चपाटी लोगों के स्किन के साथ में, हेयर के साथ में खेलना नहीं, 2 पैसा कम आएगा तो भी चलेगा। तो हमारे विचार अच्छे थे, नीति अच्छी थी, तो हम लोगों ने प्रोडक्ट में ध्यान दिया। हर्षिता मैडम ने नाम निकाला स्किन अमोर, और बहुत सारे प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है, थोड़ी सी पहचान हो इसलिए उन्होंने बाय उदय टक्के भी लिखा, और हमारे प्रोडक्ट चालू हो गए 3 साल पहले। अब अप्रैल में हमारे 2 साल हो जाएंगे। आज के तारीख में मेरे पास 15 से 17 प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्री में महाराष्ट्र में, गुजरात और जोधपुर, जयपुर जैसे जगह पर जा रहा है। एंड हमारा प्लान भी ये है कि फ्यूचर में वो आउट ऑफ इंडिया भी जाए और हर एक घर घर में हमारा छोटा छोटा प्रोडक्ट हो और सैलून में प्रोडक्ट हो। दिस इज आवर ड्रीम ऑल्सो। स्किन नंबर के पीछे और अच्छा बिजनेस भी मिल रहा है, टच वुड, लोगों का विश्वास है सर। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपका प्रोडक्ट हर घर में और हर सैलून में होगा। थैंक यू। सो अगर आप उदय जी को ज्वाइन करना चाहते हो, उनके एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप उनके कोर्सेज सीखना चाहते हो, या फिर आप अपने सैलून में उनके प्रोडक्ट्स रखना चाहते हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे डिटेल्स डाल दिया है। प्लीज आप उसको लिंक को क्लिक करके आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। थैंक यू। उदय जी, अगर आप हेयर ड्रेसर ना होते तो क्या होते? सर ये तो मैंने कभी सोचा नहीं कि हेयर ड्रेसर नहीं होता तो क्या होता, बट एक बात ये है कि जिस भी फील्ड में जाता था उस टॉप पे रहता था और अच्छा इंसान तो जरूर बनता था सर। क्या ये तो मैं, यस। उदय जी, आपका एक मुझे वाकया याद है कि आपने एक फिल्म जो रिलीज होने वाली थी उसको आपने हॉल्ट करवा दिया था और फिर उसका टाइटल भी चेंज करवाया था। ये किस्सा क्या है? सर मैंने बताया था कि मैं सैलून एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था जी, और समाज सेवा में आज भी बहुत करता हूँ। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए। जैसे अभी छोटी सी वाकयात आपको बताता हूँ कि अभी सांगली और कोल्हापुर में बाढ़ आई थी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी और लोगों के सैलून्स बह गए। दुनिया उनको सपोर्ट कर रही है। हम लोगों ने सोचा कि अगर सैलून बह गए, सैलून की सारी चीज़ें बह गई, तो मैंने कंपनियों को आवाज़ दिया और काफ़ी सारी कंपनी है जिसके मैं नाम लेना चाहूँगा। आइकॉनिक है, आसबा कंपनी है और HN के कंपनी, इन्होंने तुरंत मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने 2000 से लेकर 5-5 हज़ार तक के क्लिपर्स, ब्लो ड्रायर्स वगैरह सारे मेरे पास विश्वास से ला के दिए। तकरीबन 300-400 प्रोडक्ट मेरे पास आए। हम उस एरिया में गए, सारे कंपनियों के प्रोडक्ट है उनको सबको दिया बाकायदा जिनको प्रॉब्लम्स थी। तो ये इस तरह से, और एजुकेशन के माध्यम से हम हमारे स्किन नंबर के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट दिए। तो इस तरह से हम समाज सेवा कर ही रहे। अब इस समाज सेवा करते करते समाज पे लांछन उछाने वाले भी बहुत है। जैसे बिल्लू बार्बर के अपने नाम सुना होगा जी, शाहरुख खान जी ने बिल्लू बार्बर नाम रखा। उन्होंने कुछ इंटेंशन उनका गलत नहीं था, उन्होंने रख दिया। बट हो गया क्या कि इंटेंशन गलत होने लगा, जबकि लोग आगने लगे सैलून्स में, ए बिल्लू किधर है बिल्लू। अच्छा, तो वो उनमें अच्छी बातें नहीं थी। हमको एक उस पर साउंड आ रहा था कि ये हमारी खींच रहा है, अरे बिल्लू रानी भी है क्या। तो ये बिल्लू का डबल मीनिंग भी होने लगा। ओके, तो मैंने तभी 93.5 मेरे ख्याल से मलिष्का से भी बात किया था कि मैडम दिस इज वेरी रॉन्ग दैट आप लोग जब बात कर रहे हैं, अगर आप हमसे अच्छे बात करोगे हम आपसे अच्छी बातें करेंगे, अदरवाइज हम शाहरुख खान जी को भी नड़ेंगे। और शाहरुख खान जी को हम लोगों ने बताया कि आप गलत कर रहे हो। हम जाके उनके बंगलों में मिले। ओके, तो इससे कि नहीं क्या गलत है, उसमें क्या है, हमारे पास पावर है। मतलब पावर है तो हमारे पास इंसान है। आज हमारा समाज
समाज हमारे पीछे, लाखों लोग रास्ते पे आएंगे, आपकी सीढ़ी जलाई जाएगी या काफ़ी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप हमारे कौम के खिलाफ है हमारे। तो उनको बाद में वो समझ गया, उन्होंने बोला कि मेरा मकसद वो नहीं था, मैंने तो ऐसे ही रख दिया था, पर लोगों ने मजाक उड़ाया, तो मैं वो बिल्लू बार्बर का बार बार कट करूंगा और जहाँ जहाँ पर भी गाने में कुछ अलग वर्ड है उसमें मैं बीप डालूंगा, बीफ ऐसे। तो वो हो गया और सक्सेस हो गया, हमारा समाज और हमारे लोग खुश हो गए कि नहीं यार कुछ क्रांति हो गई। बट वो बिकॉज ऑफ माई समाज, बिकॉज ऑफ माई समाज पीपल्स, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अकेला नहीं था उस लड़ाई में, बहुत सारे लोग थे, बट एक ही होती है जब, तब काफ़ी कुछ हो सकता है। और ऐसे काफ़ी सारे घटनाएं घड़ी, जैसे कि बीच में सीडी रेडियो पे ऐसा आता था कि डॉक्टर है या हजाम, तो वाई आर यू कंपेयरिंग विद दिस थिंग्स? ये प्रोफेशन अलग है, तुम प्रोफेशन को अलग नाम से दे रहे हो और उसको नीचापन दिखा रहे हो। तो जब उनको डांटा गया, एक पत्थर फेंक के आए हमारे कुछ कार्यकर्ता, तभी तुरंत डॉक्टर या ढक्कन हो गया। तो क्यों आप उसमें जाते हो? आज भी कितने लोग जातिवाचक उद्गार करते हैं, तो इसके खिलाफ मैं काम करता हूँ। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता ही उठाता हूँ, चाहे वो रास्ते पे हो, किसी के घर पे हो या किसी समाज पे हो, उसके लिए मैं ना चुप बैठूंगा और ना चुप बैठने दूंगा। मेरे पास लोगों की पावर बहुत है, लोगों का बहुत मेरे पास प्यार है। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक बात पर रास्ते पे खून गिराने वाले लोग हैं, लेकिन उसका कभी हम लोगों ने गलत फायदा नहीं उठाया और ना ही उनको कभी उनके बारे में हम लोगों ने कभी गलत सोचा। बट एक है, जब जब अन्याय होगा तब तक उधर टक के खड़ा होगा ही होगा। और मैंने आपको हमेशा देखा है कि जहाँ पे भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो डेफिनेटली आप लोगों को सपोर्ट करने आ ही जाते हैं। तो उदय जी, आपने इतने सारे सेमिनार्स किए, इतने सारे वर्कशॉप किए, इतने सारे आपने समाज के लिए भी आपने बहुत सारा सपोर्ट दिया है, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपके सैलून से और आपके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, अकेडमीज भी हैं। अभी भी कोई ऐसा सीक्रेट रह गया कि अरे यार अभी ये करना बाकी है? सर करना तो बहुत कुछ है, करना तो बहुत कुछ है। काफ़ी सारे दिमाग में प्लान्स है कि कुछ ब्रांचेस और होनी चाहिए, सैलून्स की ब्रांचेस और होने चाहिए, प्रोडक्ट घर घर में जाना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहिए, ये सब है ही है। साथ ही में सर अगर गलत बुद्धि जा रही है तो उसको भी भगवान उसको भी पकड़ना चाहिए। और मुझे अच्छा और ज़्यादा अच्छा इंसान बनना है और अच्छा टीचर बनना है, यही एक अच्छा ड्रीम है बस। और एक अच्छा बिजनेसमैन सर, क्योंकि लोग ऐसे बोलते हैं, मैं कभी किसी जात की बात के बोलता नहीं, ऐसा बोला जाता है कि ये इस इंसानों को कोई मराठी लोगों को बिजनेस करने को नहीं आता है, जबकि मुझे मातृभूमि पुरस्कार बाला साहब ठाकरे जी ने दिया था जी। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मराठी आदमी को भी बिजनेस करने को आता है। बिल्कुल, ये भी है, ये बिल्कुल है। तो उदय जी, ज़्यादा आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि दुनिया आपको कैसे याद रखनी चाहिए? सर एक अच्छा हेयरड्रेसर और अच्छा इंसान। अच्छा हेयरड्रेसर और अच्छा इंसान, यस। क्योंकि आज की तारीख में इंडस्ट्री में ही नहीं, ना ही फैमिली में, इस भूत तर पे 99% लोग तो सर मुझसे खुश है और मैं उनसे खुश हूँ। 0.1% तो खुदा भी सर, भगवान से भी लोग नाराज होते हैं तो चलता है, बट 99% तो लोग खुश है। और मैं चाहता हूँ कि वो 0.1 जो भी है वो भी उनको भी किस तरह से खुश कर सकूं, या वो मुझसे, क्योंकि सर हम जीते हैं और हमारी वजह से अगर कोई लोग नाराज है तो हमें जीने का हक नहीं है। तुम किसी को खुश नहीं कर सकते हो, दुखी तो मत कर। इसके ये एक सिंपल गणित है। तो अपनी ताकत से औरों को ताकत आना चाहिए। मोटिवेशन इज, आई लाइक टू मोटिवेट एवरीबडी। और मोटिवेशन के लेक्चर भी मैं देखता हूँ, काफ़ी सारे लेक्चर्स करता हूँ और लोगों को मोटिवेट बन के जब वो कुछ बनते हैं और जब हमारे मुझे आके मिलते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। तो यही बात है ऐसे। तो ऐसा कोई सीक्रेट है जो आपके सक्सेस का कोई आप मंत्र शेयर करना चाहोगे आने वाली पीढ़ी के लिए या उन लोगों के लिए जो बड़ा बनना चाहते हैं या सक्सेस हासिल करना चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए? इग्नोर, जैसे कंप्यूटर में डिलीट होता है, इग्नोर होता है, कुछ बातों को इग्नोर किया जाएगा। कल क्या तुमने किया है उसको भूल जाओ, कल क्या खाया है क्या पहना है उसको भूल जाओ, जो नहीं किया है, जो नहीं पहना है, जो नहीं, वो करोगे तो एक कदम आप ऊपर जाओगे। लोगों की गलत बातों को इग्नोर, ये क्या करने वाला है, इसमें दम नहीं है, इग्नोर। पूरी 2 कान दिया है, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो भले, लेकिन गलत चीज़ों को इग्नोर कर दो। और मुझे कितने भी लोग बोले, मैं मेरी अच्छाई को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे साथ में गलत व्यवहार किया तो मैं उसके साथ गलत टीट फॉर टैट वगैरह सब ठीक है, बट कुछ बिगड़ता नहीं अगर हम अच्छे आदमी बनते हैं तो ऑटोमेटिकली सब अच्छा बनता है। तो अननेसेसरी जलन की वृत्ति है उसको निकाल दो, ये सब होली में ही दहन कर दो। बस एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जलना किसी पे नहीं, किसी के आलोचना, ये सब चीज़ों को छोड़ दो, अच्छा इंसान बन के जियो और बिजनेस में फोकस बन जाओ। जब आप बिजनेस करते हो तो आपको ये फालतू बातें, फालतू समय ही नहीं मिलेगा। और अपने आप को बिजी रखो, हमेशा खुश रहो और खुश रखो, अदरवाइज इंडस्ट्री में कुछ नहीं।
इंडस्ट्री में मत रहो। इंडस्ट्री में मत रहो। Yes. क्या बात है, क्या बात है। उदय जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो पे आए और ये हमारी तरफ से आपकी हेल्थ और Thank you वेल्थ so के much. लिए, आपके Thank you बिजनेस के so लिए और much. परिवार के लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे यहाँ पे एक प्रथा है कि जाने से पहले आपको हमारे ऑडियंस के लिए एक अच्छा सा गाना गाना होगा। हमें पता है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हो और एक छोटा सा आपने एल्बम भी निकाला था और सिर्फ ये हर्षदा जी के लिए निकाला था, लेकिन अभी पूरी इंडस्ट्री के लिए आपको एक गाना गाना है। ये तो आपने साथ में तोहफा दिया है और साथ में मुझे कुछ काम पे भी लगाया आपने। एक्चुअली कैसा होता है कि अभी अच्छी से इंटरव्यू हो गया और गाना वाना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील में आ जाता है क्योंकि सर कैमरा है। नहीं, अरे वो हम लोग को पता है, आप लोग बहुत अच्छा गाते हो। एक दोस्ताना का ही गाना है, जैसे कि सारे दोस्त हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो उसी के ऊपर एक गाना का, तो मगर मुझे वो जरा बाहर करना पड़ेगा। नहीं, अब मैं आपको पसंद पाएंगे, बाहर करना पड़ेगा सर। गाने का ऐसा है कि अब किसके लिए गाने का, अभी आपने बताया कि हर्षदा के लिए आपने गाना गाया था, तो इंडस्ट्री के दोस्त हैं हमारे सारे, जैसे आप हो ऐसे काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं, उनके लिए मैं गाना गाना चाहता हूँ और एक ही छोटा सा आपको मैं बताता हूँ, सुनाता हूँ। मतलब ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम, नहीं कोई और ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। थैंक यू। वाह 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 वाह। और इसी तरीके से हम भी चाहेंगे और ऊपर वाले से यही दुआ और प्रार्थना करेंगे कि आपका, हमारा और इस इंडस्ट्री का दोस्ताना बना रहे। यस सर। तो ये थे हमारे द सुपरस्टार उदय टके जी। होपफुली आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा, काफी मोटिवेट भी हुए रहेंगे। एंड अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते और एक सुपर आर्टिस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो एंड मस्त रहो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। नहीं कोई और ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।